अस्सलाम वालेकुम, मैं वकास फलाना हूँ। आपको पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और इस सारे माहौल के अंदर सिर्फ एक जमात, सियासी जमात पीपल्स पार्टी पिछले तकरीबन 1 डेढ़ माह से मुसलसल जलसे कर रही है। आज भी उनका जलसा है। दूसरी किसी भी बड़ी सियासी जमात की तरफ से उस तरह जलसे नहीं हुए। PTI का इल्ज़ाम है कि हमें करने नहीं दिया जाता। बहरहाल गहमा गहमी जो माजी के इलेक्शंस में थी वो इस दफ़ा कम दिखाई दे रही है, एक सवाल। दूसरा, इलेक्टेबल्स की सियासत हो रही है। पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि ड्राइंग रूम से ये निकले नहीं, वहाँ पर सारी बात इन्होंने मुकम्मल कर ली, यानी ये कह रहे हैं कि हमारी गलत तो हो गई है, तो इसलिए इनको कोई मसला नहीं है। और इलेक्टेबल्स आज़ाद उम्मीदवारान के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सरप्राइज़ इस सूरत में होगा कि वो सारे लोगों को हम मिला लेंगे और उसके बाद हम अपनी हुकूमत बना लेंगे। एक तीसरा, इलेक्शन में बल्ले का निशान तो है नहीं और क्रॉकरी की एक दुकान बन चुकी है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। इस सूरत में बैटिंग कैसे होगी? क्या सारे नॉकआउट होंगे या जो उम्मीदवारान मजबूत हैं, जो कि बहुत कम है इस दफ़ा PTI के अंदर, PTI का नैरेटिव उसके ऊपर आप कर सकते हैं कि वो मजबूत है कि नहीं है। बहरहाल जो उम्मीदवारान थे पिछली इलेक्शन के मुकाबले में वो उस तरह से मजबूत नहीं है खुद पर्सनली। तो क्या अगर वो आज़ाद बनते हैं तो उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के ही डग आउट पे वो जाएंगे या फिर फील्ड के अंदर ही रहेंगे? नादिया फारूक हर साहबा, ताबिश कयूम साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और कैसर शरीफ साहब जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश कयूम साहब, सबसे पहले मैं आपसे आज आगाज़ करूँगा। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, क्या इसका क्या मोटिव क्या है, नज़रिया क्या है, क्या जमात है आपकी? जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मेरा ख़्याल है कि जो आपने आगाज़ किया है प्रोग्राम का, उसमें आपके बहुत सारे सवालात का जवाब ही मरकज़ी मुस्लिम लीग की सूरत में मैं इस तरह से दूँगा कि एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। जो न्यू जनरेशन है उसका हमारी जो ओल्ड टाइप ऑफ पॉलिटिक्स इस मुल्क में चल रही है, जिससे कई दिहाइयाँ पीछे हम जा चुके हैं। तो पिछले 10-12 सालों में और ख़ास तौर पे पिछले 2 सालों में जिस किस्म की पोलराइजेशन हुई है, जिस किस्म का इंतशार, जिस किस्म की इन्फ्लेशन हुई है और जिस तरह से हम नोज़ डाइव हमने एज़ अ नेशन किया है, तो उसका नतीजा यही निकलना है कि इस क्राइसिस की सूरत-ए-हाल के अंदर नई लीडरशिप इमर्ज हो। और अच्छा। हमने पिछले 2 साल से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने जिस किस्म के लोगों के हालात थे और ऊपर जो हम देख रहे थे कि जिस किस्म की लड़ाई इस मुल्क में चल रही है, तो गरीब को रिलीफ देने वाला कोई नहीं था। अच्छा। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने बेसिकली ग्रास रूट पॉलिटिक्स की। हमने पब्लिक लेवल पे यूसी लेवल के ऊपर जाकर लीडरशिप क्रिएट की, वहाँ पे लोगों की मदद की, सस्ते तंदूर लगाए, मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस के काम किए, जिसकी वजह से ये पार्टी एक फॉर्म हुई है। तो हम ये समझते हैं इस मुल्क में जो डिस्कनेक्ट है एक नई जनरेशन के साथ, और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आर्टिफिशियल सियासत इस मुल्क में चल रही है, तो उसका नतीजा यही निकलना है कि आज हमारे जो नौजवान हैं, 64% उनकी जो तादाद है, वो ये देख रहे हैं कि ये जो पार्टीज हैं, ये जो बयानिए आ रहे हैं, ये बिल्कुल दुनिया में जो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उससे डिस्कनेक्ट है। अच्छा। तो वो यही वजह है कि हमारे ये जो ट्रेडिशनल सियासतदान हैं, इनकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि ये आवाम को निकल कर फेस कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि इन हालात के अंदर अब ये जो चेंज आनी है, वो चेंज का PTI नाम भी नहीं कर पाकिस्तान पा रही? मरकजी मुस्लिम लीग है। हाँ जी, PTI भी नहीं सर कर पा रही? पीटीआई, देखें पीटीआई तो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि जिस किस्म की एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो जा चुके हैं, और जो जिस किस्म का एक सिस्टम इस वक्त उसका रिएक्शन भी हमारे सामने है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की सारी डिबेट है। सही। और ये हर दफा ये होता है, हर दफा अच्छा। कोई ना कोई अच्छा, पार्टी मुझे जो है वो मैं गुड फिर बुक्स में होती है अगर और आप कोई सारी जो है पॉलिटिकल वो पार्टीज रिसीविंग की एंड बात पर करें, होती है। ये जमात इस्लामी, आपका नज़रिया करीब करीब नहीं है? वो भी इसी तरह गरीब की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं स्टेटस को तोड़ा जाए, तो आपका नज़रिया उनके करीब करीब नहीं है? देखिए, मैं ये समझता हूँ जमात इस्लामी हो और भी बहुत सारी शख्सियात हैं, बहुत सारी जमातें हैं जो यकीनन बहुत अच्छा काम भी कर रही होंगी। इस वक्त कोई भी जमात जो हकीकत में लोगों की मदद, लोगों को रिलीफ पहुंचाने की बात करे, या एक जेन्युइन और ऑनेस्ट लीडरशिप को सामने लेकर आए, तो यकीनन लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हम तो यही समझते हैं कि जमात इस्लामी हो या कोई भी ऐसी पार्टीज हो जो नया चेंज, नई लीडरशिप को लेकर आए, वो साथ नहीं मिलकर बैठे और लीडरशिप, मुल्क के चलें जो एक असल और। मसाइल हैं उन पर बात करें। चलें, ठीक है ठीक है। कैसर साहब साथ हैं हमारे? कैसर जी भाई, जी आप बताइएगा। जनाब। एक तो आपने ये बातें सुन ली, मैं इलेक्शन और ये जो मेरे सवाल हैं उस पर बाद में आता हूँ।
नई लीडरशिप की इस वक्त जरूरत है, ये स्टेटस को, आप भी स्टेटस को का हिस्सा रहे पिछले तकरीबन 50-60 सालों से, आप भी पाकिस्तान के अंदर सियासत मुसलसल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई भी 26 साल से है, 10 साल से, 15 साल से, तो वो सही तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इस साल सब ने मिलकर पाकिस्तान को तबाह कर दिया, अब नए चेहरे चाहिए। जनाब कैसर भाई, देखिए, जमात इस्लामी स्टेटस को का कभी भी हिस्सा नहीं रही। जमात इस्लामी ने हमेशा इस स्टेटस को की मुखालफत की है। ये चंद खानदान, ये वही चेहरे, ये झंडा बदलते हैं, ये पार्टी बदलते हैं, ये निशान बदलते हैं और अवाम पर इनको मुसल्लत कर दिया जाता है। हमने पहले दिन से इनकी इस निज़ाम की मुखालफत की है और हम ये समझते हैं कि इस निज़ाम को ख़त्म करने के बाद ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और ख़त्म उसी सूरत में होगा कि जब नई क़यादत जो है वो सामने आएगी। असल में अब तक जितने लोग हुक्मरान बन के पाकिस्तान की क़यादत पर आए या लाए गए, उनमें उनको मशहूर किया गया, उन्होंने शोहरत हासिल की पैसे के ज़ोर पे, अपने वसाइल के ज़ोर पे। वो कोई लीडर नहीं है। लीडर वो है जो अपने इंफरादी जो मफादात है वो कौम पर कुर्बान करे। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उलट है कि यहाँ पर इंफरादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, उसके बाद ख़ानदान का, अपने बच्चों का, उनके मफादात को देखा जाता है और उनसे बाहर जो है वो कोई ऐसी ऐनक ही अभी तक ईजाद नहीं हुई कि स्टेटस को की जो पार्टियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया है, उनको अपनी औलाद और अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा भी कोई इस काबिल नजर आए कि जो पाकिस्तान की क़यादत कर सकता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैं इनसे एग्री करता हूँ। और ये वक्त आ गया है कि जमात इस्लामी जो है वो एक ऑप्शन है और बड़ी ऑप्शन है और हल जो है मसाइल का वो सिर्फ जमात इस्लामी है। हम ये समझते हैं कि 8 फरवरी को कौम के पास मौका है कि वो अपनी गुज़श्ता गलतियों को सुधारें और कैंडिडेट को कौम की गलतियां वोट करें। बिल्कुल, कौम को, अवाम को जिस तरह सर, कौम बेचारी को तो गलत ना कहे, वो पिस रहे हैं पिछले 76 सालों से, आप लोग लारे लगा लगा के जी। और जिस तरह बाद में उसको पता चला कि जो सबक बाग दिखा रहे थे उसमें कोई अमली तौर पर कोई चीज सामने नहीं आई, कोई वादा जो है वो सच्चा साबित नहीं हुआ, ना इनके पास टीम है, ना इनके पास विजन है। सिर्फ पैसे के जोर पे कैंपेन करके, शोहरत हासिल करके और डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर पैसा जो है वो निछावर करके कैंपेन बनाना और लोगों को, नौजवानों को गुमराह करना। और उसके नहीं, ये सारी जमातें, पीटीआई ने भी किया और उससे पहले जो पीडीएम बाद में आया उन्होंने भी बड़े ख्वाब दिखाए। उससे पहले पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, तो अमली तौर पर ये सारे आजमाए जा चुके हैं और इनमें ऐसा कोई भी नहीं है कि जो पाकिस्तान को मुश्किलात, अब नादिया साहबा, ये मुश्किलात बढ़ाने वाले लोग हैं सारे। नादिया साहिबा, ये एक तो देखे ना, आपकी पार्टी मर्ज हुई, एक बंदे की पार्टी बनी, उससे चंद लोग इकट्ठे हुए, फिर उसके बाद हजारों लाखों में, फिर आपका दावा है करोड़ों में आपके साथ लोग हैं, लेकिन आप भी उसी स्टेटस को का हिस्सा बन गए जो कि 2018 से 2022 तक हमें नजर आया। इलेक्ट्रिबल्स की सियासत की, पंजाब के अंदर बंदे तोड़कर आपने हुकूमत बनाई, तो आप भी कोई डिफरेंट नहीं है। नया पाकिस्तान, नई आज़ादी, नया सब कुछ वो वही था जो कि पिछले 70 सालों से चल रहा था, उसमें 3 साल आपने ऐड कर दिया। आपसे भी जान छुड़वानी है अब लोगों ने। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी ये लोग अब सब इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि जो इलेक्टिबल्स की सियासत थी वो 2018 तक तो समझ में आ रही थी, लेकिन 2018 के बाद जो हालात गुजरे, जिस तरीके से, आज आप बताएं फिर क्या है, इलेक्टिबल्स कहाँ है? इलेक्टिबल्स को तो निकाल लिया गया, इसमें तो सारे ऑलमोस्ट 80% हमारे न्यू कैंडिडेट्स हैं। जब आप अगर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर ये चाहते हैं कि इलेक्टिबल्स वाला वो ही सारा मेरे घर से रिपीट किया जाए तो इनके लिए तो कोई इशू नहीं है। तो फिर ये इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें और तो रिजल्ट देख लें। ये बेसिकली पीटीएम जमात क्यों करे हुए, इतनी खौफजदा क्यों है? क्योंकि इनको पता है कि इस टाइम जितने भी न्यू कैंडिडेट्स आएंगे जिनको ये कहते रहे कि सिलेक्शन है, सिलेक्शन इज नॉट एक्सेप्टेड, तो अब ये इनको पता है कि अभी अगर कोई न्यू कैंडिडेट भी आएगा तो वो इलेक्शन इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी मार्जिन के साथ विन करेगा। आप भी इलेक्शन इस दफा कंटेस्ट कर रही हैं ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपका खानदान भी सियासत में था, आप कोई मतलब कोई नया चेहरा तो नहीं है ना, मतलब एक लड़ी से आ रहा है, तो यही तो वो कह रहे हैं, इसी बात के ऊपर तो कह रहे हैं कि
सिर्फ ख़ानदानों की सियासत है, पार्टीज़ उसकी तरफ जाती हैं, जो कि एक सर्कल चला हुआ है, इससे बाहर निकलना है हमें जनाब मैडम। जी बिल्कुल ऐसे है। मैं खुद भी इस चीज़ से बिलीव करती हूँ कि नो डाउट एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ और मेरे वालिद साहब भी पॉलिटिक्स में एक अच्छा मकाम रखते हैं। तो मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि अब जो पॉलिटिक्स है अब वो डिफरेंट है। अब लोगों को ना समझ आ गई है कि जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, तो हमें उसको वोट देना है। अब ऐसा नहीं रहा कि आप खानदान से जो सियासत चली आ रही है तो हमने उन्हीं को ही वोट करना है। आई डोंट थिंक सो कि अब जो 2024 में अब जो इलेक्शन होने लगा है 8 फरवरी को, इसके रिजल्ट टोटली डिफरेंट होंगे अगर ये फिर इलेक्शन कराया गया। जबरदस्त। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। ताबिश भाई, ये बात सुनने के बाद और खान साहब की बातें और सब कुछ सुनने के बाद इतना तो आपको क्रेडिट देना चाहिए पीटीआई को, तो उन्होंने शऊर तो पैदा कर दिया। जो स्टेटस को की 2 पार्टियां थी उसको तोड़ा। खुद भी आपको पता है कि स्टेटस को तोड़ने के लिए भी चंद लोगों को उन्होंने साथ मिलाया, स्टेटस को के लोगों को, लेकिन बेसिकली उनका नजरिया तो गुलामी से आज़ादी था और वही मशले राह है पाकिस्तान के लिए जनाब, नौजवानों के लिए। बड़ी तादाद में लोग उनके साथ। देखें, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और इसमें जहाँ तक पीटीआई की हम बात करते हैं, कोई भी पार्टी अगर वो उसकी हालात पे नज़र होती और वो ये देखती कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी रोल प्ले कर रही है, जिस तरह इंफॉर्मेशन एज के अंदर हम दाखिल हुए हैं, तो वो इससे फ़ायदा उठाती और उन्होंने उठाया और एक बहुत बड़ी एक स्टेटस को तोड़ने वाली वो पार्टी बनी भी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जिन हालात से पाकिस्तान गुजरा, जो माजी में हमने पीस के खास तौर पे दहशतगर्दी के वाक़यात, तो ये एक लेवल मेंटेन करना चाहिए था कि आप रियासत से बढ़ के अपनी सियासत को ना लेके जाएं और उस सारी एनर्जी को नौजवानों की जो थी उसको, जो डायरेक्शन स्टेट के खिलाफ हमने देखी 9 मई के को जो जिसकी मैनिफेस्टेशन हुई, तो वो बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ थी। होना ये चाहिए था कि पीटीआई अगर उन नौजवानों की एनर्जी को एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे लेके जाती तो शायद आज पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन वो भी उसी हालात की नज़र हो गए जो इस मुल्क की वायलेंस वाली पॉलिटिक्स हमें इतने दिहाइयों से नजर आ रही है। तो आज मैं ये समझता हूँ कि वो रिएक्शन से निकल के कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, यानी जो भी इलेक्शन लड़ी, सबको इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि इस नौजवानों की जो इतनी बड़ी हमारे पास कुव्वत है, उसको हम क्या डायरेक्शन देना चाह रहे हैं। क्या हम फिर उस साइकिल में उनको लेके जाएंगे या इस एनर्जी को आगे ले जाके हमने दुनिया को कम्पीट करना है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं ताबिश भाई, आपकी पार्टी का मॉडल क्या है? रिलीजियस है, क्या है, लिबरल है, क्या पार्टी का क्या मॉडल क्या है? देखिए, हमारा जो नाम है, मेरे ख्याल है उसी से बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि हमने अपना नाम मरकज़ी मुस्लिम लीग रखा है। मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो नाम रखा गया उसके मकसद ही है कि हम मरकजियत की, सेंटर की बात करें और सबको इनवाइट करें उस मॉडल और उस विजन की तरफ जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। तो जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था तो वो सिर्फ उलमा इकराम ने नहीं बनाया था, उनके साथ इंटेलेक्चुअल्स, बाकी हर किस्म के लोग मौजूद थे। सही। हर किसी को जब साथ आप मिलाएंगे तब पाकिस्तान आगे जाएगा। इसी सोच के साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग बनी। सही। कैसर भाई, ये देखें ना, ये मॉडल है कि आप इस्लाम के साथ बाकी लोगों को भी रखें। आपकी लगता नहीं कि 50 साल में ये चीज़ मिसिंग रही जमात इस्लामी में और दीगर जमातों में, जो कि मुस्लिम कंसंट्रेटेड जमातें बन के रहेगी? नहीं ख्याल जी कैसर भाई। देखिए ये जो हर जमात को, हर फर्द को हक हासिल है कि वो पॉलिटिक्स करे और अपना मंशूर और दस्तूर बनाए और अपनी पार्टी बनाकर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो काम करे। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो जिनका ये 2-3 बड़ी पार्टियों के अलावा जो अब सोच रही हैं कि अब वक्त आ गया है कि इसके अलावा कोई हल जो है वो नहीं है। अगर इन्हीं पार्टियों को दोबारा मौका मिलता है तो पाकिस्तान बार बार इनको आजमा चुका, अवाम आजमा चुके, वो चीज़ आगे बढ़ने की बजाय जो है वो डिक्लाइन की तरफ गई, तनज़ली हुई, तरक्की नहीं हुई। तो अब वक्त आ गया। जमात इस्लामी तो पहले दिन से जमात इस्लामी का जो मंशूर रहा, जमात इस्लामी के जो नारे रहे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको पजीराई मिली और वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि पाकिस्तान हर हवाले से बड़ा वसाइल से माला माल है, लेकिन ये पुअरली मैनेज किया जाता है। करप्शन बहुत बड़ा मसला है और करप्शन आपने देखा कि कितने बड़े बड़े केसेस और चीजें जो हैं वो सामने आई। अब जायज काम के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये जमात इस्लामी अच्छा, मैंने पहले भी पूछा था, मैं फिर नाजरीन के लिए, पंजाब में जमात इस्लामी ने कितने कैंडिडेट खड़े किए हैं पंजाब असेंबली में?
देखिए, पंजाब में हमारे 93% सीटों पर उम्मीदवार जो है कितने वो 93% कितने बन रहे हैं? देखें, टोटल जो पीपी के चारों सूबों की हैं वो 596 बनती हैं, जिसमें से 531 हमारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं चारों सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। इसी तरह एनए की जो सीट्स हैं वो 266 हैं और इस पर 243 पर हमारे एनए के उम्मीदवार जो हैं वो तराजू के निशान पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और जब से जमात इस्लामी बनी है ये सबसे बड़ा कैंडिडेट्स की तादाद है और मैं ये समझता हूँ कि लोगों में भी एक उम्मीद है और जमात के लोग भी पुरजोश हैं और जमात इस्लामी जहाँ जा रही है, जिस तरह पजीराई मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम पुर उम्मीद हैं कि लोग तराजू पर मोहर लगाएंगे इंशाअल्लाह। सही। ले जी, नादिया साहबा, ये गहमा गहमी क्यों नहीं है इस दफा? मैं सबसे पूछूंगा वजह क्या इसकी, आपको माइनस किया, ये वजह है, क्या वजह है? आप समझ, मैं सबसे पहले जवाब देना चाहूंगी कि पीटीआई कभी भी रियासत के खिलाफ नहीं है। रियासत हमारे लिए बहुत अहम है। अच्छा, क्योंकि रियासत के बगैर ये तो मजाक हो गया। रियासत है नहीं, ये सच बात है। पीटीआई ने कभी भी रियासत के खिलाफ कोई चीज नहीं की। रियासत है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो रियासत है। ये सारा नैरेटिव जो भी पेश किया गया ये पीटीएम की तरफ से किया गया, जिसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी पीटीआई को। और बाकी रहा सवाल इसका कि ये गहमा गहमी क्यों है, क्योंकि नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब क्या लेटर पे लिख के देते थे खान साहब को कि जनरल बाजवा को मीर जाफर मीर सादिक कह दो, कोई लव लेटर आता था उनकी तरफ से? क्या पीडीएम ने इसमें क्या कहा? सब कुछ, या 9 मई को इन्होंने कहा था कि हम अपने बंदे भेजते हैं जाके अटैक करें इनके ऊपर? देखिए, बेहतर आप भी जानते हैं, अवाम भी जानती है, मैं भी जानती हूँ। आपने मुझसे सवाल किया है कि गहमा गहमी क्यों नहीं है। गहमा गहमी इसीलिए नहीं है क्योंकि पीटीएम की जितनी जमातें हैं ना, ये बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। ये खुद अभी बैसाखियों पे हुकूमत बनाने की तैयारियों में है। ये अभी इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो खुद एक हुकूमत बनाने के काबिल हो। ये हमसे बल्ला ले लिया गया, हमारा सिंबल हमसे ले लिया गया, उसके बावजूद ये लोग डरे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें अब कोशिश की जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी जाए और हमें नहीं दी जा रही। इतना नहीं हो सकता कि आप एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को दीवार के साथ लगा के तो आप इसके भी कैंपेन स्टार्ट कर दें। तो इस तरह नहीं गहमा गहमी हो सकती। सही। ताबिश भाई, ये एक चीज इसके ऊपर तो आपको आवाज उठानी चाहिए कि ताबिश नहीं, जमात कैसर साहब, आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए और आपके वो सेनेटर मुश्ताक ने आवाज़ भी उठाई थी जब बल्ले का इंतखाबी निशान छीना था, तो कि एक सियासी जमात को इस तरह नुकरे लगाकर इलेक्शन जो है काबिल कबूल नहीं हो सकता। क्या कहेंगे आप कैसर साहब? दोबारा अगर आप लाना, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह नादिया साहबा भी बात करिए कि जिस तरह एक सियासी जमात को अगर नुक्कर के साथ लगाकर इलेक्शन करवाने हैं, तो सेनेटर मुश्ताक भी बल्ले के निशान जब इनसे छीना तो बोले, तो जमात इस्लामी एडवोकेट है इस चीज़ की, ये जमहूरियत के मुनाफी चीज़ें हुई हैं। देखिए जी, जमात इस्लामी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, हर सियासी जमात को बराबरी की सतह पर इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए और हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये जो किसी भी पार्टी की तरफ से शिकायत का होना, जिस तरह पीटीआई को शिकायत है, तो ये दूर करनी चाहिए और बराबरी की सतह पर जो है इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का जायजा लेना चाहिए, मौका मिलना चाहिए और इसी तरह ये तासुर भी कायम नहीं होना चाहिए कि किसी को फेवर किया जा रहा है। अगर इस तरह का तासुर दिया जाएगा और अमली तौर पर कोई कदम उठाया जाएगा तो ये इलेक्शन जो है इसके नतायज भी लोग तस्लीम नहीं करेंगे और फिर ये इलेक्शन जो है जिसको हम मसाइल का हल समझते हैं, ये मसाइल में इजाफे का बायस होगा, कमी का बायस नहीं होगा। तो इस पर जिस तरह आपने सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब की बात की, जमात इस्लामी के जाहिर है वो वहाँ सेनेटर हैं, जमात इस्लामी का बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है इस हवाले से। ठीक, ताबिश भाई आपका क्या मौक़िफ़ है आप सियासी जमात के हवाले से पर्सनली, के एक सियासी जमात को ज़्यादती नहीं हुई उसके साथ पीटीआई के बकौल हमारे साथ? जी देखें, बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है कि जब हम इस तरह के एक्शंस हम देखेंगे तो ओवरऑल हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल सिस्टम है या डेमोक्रेसी है उसके बारे में सवाल भी उठेंगे और सबसे अफसोस की बात ये होगी कि जब अगली जो भी गवर्नमेंट बनती है तो बजाय रियल इश्यूज के ऊपर डिबेट करने के, उन पर बात करने के, हम दोबारा से उसी साइकिल में चले जाएंगे कि जी इन इलेक्शंस को रिग किया गया और उसके बाद इंस्टेबिलिटी आएगी और असल मसले पीछे रह जाएंगे। अच्छा। तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए
जो हुआ है या जो होता रहा है, हमारे यहाँ हर दफ़ा इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन अफसोस के साथ उससे पाकिस्तान पीछे जाता है और ये मसले जो है ना वो आगे आ जाते हैं। तो नहीं, बाकी तो एक हर चीज़ मैं दफा तो ज़रूर होता है, कहूँगा कि लेकिन हमारी इस दफा अगर फैसला करने जी जी के सच का साथ देना है, कमजोर का साथ देना है, जिसके साथ ज्यादती हुई है उसका साथ देना है, तो बेहतरी आ जाएगी। आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल। मैं जिस तरह हमारे कैसर साहब बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हम भी इस चीज़ को इस पे बिल्कुल मजबूती से बात करते हैं कि ये बिल्कुल इंप्रेशन नहीं देना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। असल चीज़ पाकिस्तान उसी वक्त मजबूत होगा जब आप इंक्लूसिव किस्म के पॉलिटिकल सिस्टम में आएंगे और हर कोई आके मुकाबला करे, लोग खुद ब खुद फैसला कर देंगे। तो जिस किस्म की ये कन्फ्रंटेशन चल रही है, मेरा ख्याल है ये गैर जरूरी थी और उससे हम बहुत पीछे जा चुके हैं और उससे कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ। तो अब अच्छा, आगे देखने की जरूरत है। नादिया साहब, एक चीज आपने इस सारे 1.5-2 सालों में ये तो सीखी होगी कि आपके साथ तो ये नहीं हुआ था, पहली दफा हुआ तहरीक इंसाफ के साथ, बाकी सियासी जमातों के साथ तो 99, इससे पहले भी इवन 80 और 88 से लेकर अब तक उनके साथ हुआ। तो ये चीज तो आपने सीखी कि कन्फ्रंटेशन की सियासत जो है वो हतमी हल नहीं है। जी बिल्कुल, मेरा इसमें बिलीव है कि जी नादिया साहब, चले मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, वापस आते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं। एक बार फिर से खुशामदीद। नादिया साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। अच्छा, मुझे बताएं, बल्ले के अलावा बाकी इंतखाबी निशान, आपका इंतखाबी निशान क्या है और बाकी लोगों का किस तरह आप इसको यूनाइट कर पाएंगे लोगों को, क्या कि आपके उम्मीदवार को, क्योंकि एक हल्के के अंदर इमरान खान के नाम पे जिसको टिकट नहीं मिली वो भी खड़ा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जहाँ तक सिंबल्स की बात है तो सिंबल्स का तो मेरे को भी अंदाजा नहीं था। किसी को आप देखें, किसी को खुद दे दिया गया, किसी को जूती दे दी गई, किसी को हारमोनी, किसी को चिमटा। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है जी, दोबारा फरमाइएगा, मुझे समझ नहीं आई क्या बोला आपने। जी, हमें बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था कि हमारा सिंबल ले लिया जाएगा लास्ट जी मोमेंट पे। जी जी। और उसके बाद हमें इंडिपेंडेंट कोई भी अपनी मर्जी का इन्होंने निशान अलॉट कर दिया हुआ है। बाकी रहा सवाल, सॉरी क्वेश्चन अगेन करें। मैं यही कह रहा था ना कि बाकी हलकों के अंदर किस तरह लोगों को टाई अप कर पाएंगे, एक हलके के अंदर जिसको आपने टिकट नहीं दी या जो हमारा प्रॉपरली ऑफिशियली किया गया हुआ है। प्रॉपर हमारे कैंडिडेट से जो टिकट होल्डर्स हैं उनके लिए बता दें कि हमारी वेबसाइट पे उनके सिंबल्स कर दिए हुए हैं। अभी आवाम में इतनी अवेयरनेस आ चुकी हुई है, अब चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, सामने कोई भी कैंडिडेट हो, तो बेसिकली जो पीटीआई के ऑफिशियली कैंडिडेट हैं यहाँ पर जिस एरिया में मैं हूँ, मैं वाज़ेह तौर पर देखती हूँ कि आवाम उसको वेलकम करिए और आज भी उनको वोट करने के लिए रेडी है। ओब्वियसली हमें फर्क तो पड़ा है और लॉस भी हुआ है, लेकिन हमें यकीन है कि इससे भी इंशाल्लाह हमारे बहुत यकीन। यानी आपके सारे लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हैं। उसके बाद जो बिलावल ने कहा कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाएंगे, और आपका उनके ऊपर इल्ज़ाम भी है सिंध हाउस वाला, जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग वो करते रहे, आप ही कहते रहे, अगर इस दफ़ा भी वो आपके सारे अरमानों पर पूरा उतरे और आपके जीते हुए सिंबल के साथ विद द नेम ऑफ पीटीआई, लेकिन सिंबल आज़ाद, और वो उसकी तरफ चले गए, तो आपके हाथ में क्या रहेगा, जो कि ज़्यादा इम्कान है इस दफ़ा? देखिए, ये तो हमारी तारीख में होता आया है और पहले भी हुआ है, लेकिन इस दफ़ा मुझे यकीन है क्योंकि इससे बहुत कम ऐसा होगा। मैं इस बारे में ज़्यादा तो यही कह पाऊंगी कि इस दफ़ा जो ऑनेस्ट होंगे वो रहेंगे, बाकी जिन पर प्रेशर होगा ओबियसली वो मूव करेंगे। ठीक, कैसे साहब, आपको लगता है कि आज़ाद उम्मीदवारों को इस दफ़ा मिलाना अपने साथ और हुकूमत बनाना बहुत इजी टास्क है? देखिए, ये सारी हमारे मुल्क का अलमिया है और हॉर्स ट्रेडिंग कभी यहाँ हो जाती है और जिसकी अद्दी अक्सरियत होती है। कराची में हम जीत गए थे, लेकिन मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का बन गया, और ये मेरा ख्याल है कि बड़ी ज्यादती होती है। ये जमहूरियत के साथ भी मजाक है। इस पर तो बिल्कुल बाकायदा जमात इस्लामी मुतालबा करती रही है कि कोई कानून साजी हो
जिसके जरिए ये जो हार्स ट्रेडिंग है और लोटाइज्म है इसका कोई खात्मा हो और ये चीज जो है ये लेकिन मुल्क से सियासत से बाहर निकले, ताकि ये आज़ाद रुकन जो है उसका तो अपना इस्तेहकाक है कि वो जिस मर्जी पार्टी के साथ मिले, तो ये तो जमहूरियत का हुस्न नहीं है कि अगर वो किसी एक पार्टी के नज़रिए के साथ उसने अपनी ज़ात के ऊपर वोट हासिल किया, किसी पार्टी के साथ मिल ले, उसके बाद हुकूमत बना ले। देखें, यहाँ पर जमहूरियत का हुस्न बिल्कुल है, लेकिन यहाँ तो बच्चा जमहूरा ना जमहूरियत है नहीं है अमली तौर पर। और बच्चा जमहूरा जो है वो मतलब उसको जैसे कहा जाता है वैसे वो करता है। जमहूरियत हो तो बिल्कुल ये जमहूरियत का हुस्न है, हर एक को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अवाम की राय से अगर मुंतखब होता है तो वो अपनी पार्टी का, अपने रास्ते का खुद इंतखाब करे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये इलेक्शन अगर फेयर एंड फ्री होता है तो ये पूरी कौम के लिए, मुल्क के लिए, हर सियासी पार्टी के लिए एक अच्छा पैगाम होगा और मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा। और इस वक्त हम जहाँ जिन मसाइल का शिकार है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ्रेश और फेयर मैंडेट जो है वो सामने आए और लोगों को उसी क़यादत को मौका मिले जिसको अवाम पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई रिजल्ट और यहाँ पे आता है और सवालिया निशान लग जाते हैं माजी की तरह, 2018 की तरह इस इलेक्शन पर, तो ये हमारे मुल्क के लिए बड़ा अलमिया होगा। हमारी 22-24 करोड़ आवाम के लिए ये बड़ा परेशानी वाला मामला होगा। ये 2-3% जो अशराफिया है उनको तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आम आदमी है, जो आज बिजली के बिल के नीचे दबा हुआ है, जो चीजें नहीं खरीद सकता, जो अद्वियात लेने से कासर है, जो बच्चों की फीस नहीं दे सकता, उसके लिए जो है वो जिंदगी गुजारना पहले ही बड़ा मुश्किल हो चुका है। वो कैसे सरवाइव करेगा और कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त की जरूरत है, साफ और शफाफ ऐसा इलेक्शन जिस पर तमाम पार्टियों को एतमाद हो और सारे लोग उस पर उस रिजल्ट को भी जो है वो तस्लीम करें। मैं भी पूछता हूँ, अगर एतमाद ना हुआ तो क्या मंजर कशी आपको लगता है हो सकती है? और इस दफ़ा जो हालात हैं और उस तरफ से भी जो जवाब आ रहा है, जिनके खिलाफ जलसे होते हैं या नारे होते हैं, उस तरफ से भी जो 9 मई के बाद जवाब आया, उसके बाद आपको लगता है कि गहमा गहमी हो सकती है आफ्टर पोस्ट इलेक्शन रिगिंग का इल्ज़ाम लगा के? ताबिश भाई आप बताइएगा, क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा हर बार की तरह छंगा मांगा से लेकर आज तक जो कि आज़ाद उम्मीदवारान या लॉयल्टीज चेंज करवाने के लिए पैसे का इस्तेमाल, फोर्स का इस्तेमाल, वो आसान होगा इन तमाम लोगों को जो कि पीटीआई के हों या कोई भी आज़ाद उम्मीदवार हो? देखें, बिल्कुल जो प्लेग्राउंड पॉलिटिक्स का बन चुका है हमारे मुल्क में, जो आवाम का पैसा लूट लूट के जिस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग होती है, क्योंकि इन बेचारे हुक्मरानों के पास इसके अलावा है कुछ नहीं, ना इनके पास कोई अच्छे मंसूर हैं, ना कोई सोल्यूशंस हैं, ना कोई आइडियाज़ हैं कि किस तरह से लोगों के मसाइल हल करने। तो ये लूटा हुआ पैसा ही है जो बाहर में ये इलेक्टेबल्स को खरीदने के लिए, जो आज़ाद उम्मीदवार है उसको खरीदने के लिए इस्तेमाल होना है। और ये एक ऐसी विशेष साइकिल है कि ये अपनी सियासत की बका को जो है मुल्क की बका से ज़्यादा मुकद्दम रखती है ये पार्टीज़। यही नतीजा है कि आज पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मौजूद हैं, क्लाइमेट के हैं, इकॉनमी के हैं, दहशतगर्दी के हैं, और उससे ज़्यादा तवज्जो इस चीज़ पर होती है कि किसी तरह हमें जो है वो हम उस पर इन्वेस्टमेंट करें अपनी सीट के ऊपर, और फिर पार्लियामेंट में आके लूटा हुआ पैसा लेके वो इन्वेस्टमेंट को जो है ना वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो मेरा ख्याल है ये शायद आखिरी इलेक्शन होगा, या इससे पहले जो हम तमाशा देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा गुंजाइश पाकिस्तान के पास है नहीं कि वो अब अपने मसले ठीक करे या दोबारा से ये सारा जो हमारा सियासी कल्चर बना हुआ है इसको हम कंटिन्यू करें। नहीं तो आप ये तो बड़ा आप अलार्मिंग सिचुएशन बना रहे हैं कि जमहूरियत को रैप अप करके। बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है। देखें कैसे, मैं अर्ज करता हूं, इतना कुछ देखने के बावजूद तो भी हम नहीं कर सकते। देखें ना, अब 2022 से इतना कुछ देखने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, जिस इदारे की तरफ आप इशारा करते हैं उन्होंने तो न्यूट्रल होने का कसम खा ली है और आज तक वो उसके ऊपर कायम है। तो कैसे, कौन और कर सकता है रैप अप जी? नहीं, मैंने तो ये बात नहीं की कि रैप अप करेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास बहैसियत कौम अब वक्त नहीं है कि हम इसी कल्चर को दोबारा से कंटिन्यू करें। हमें बेहतरी की तरफ आना पड़ेगा और नए ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि नई पार्टीज या ऐसे मंशूर या ऐसे लोग हैं जो हमारे लोगों के दरमियान मौजूद हैं। हम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो हम ना कोई रिवायती सियासतदान है, ना ये कोई खानदान है, ना ये कोई ऐसी पार्टी है कि जो कोई मरूसियत की पैदावार हो। हम तो रिएक्शन इस तरह का कि जो क्राइसिस हमने मुल्क में देखे तो वो लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी गली मोहल्लों से काम शुरू किया है, लोगों को रोटियां दी है, खाना खिलाया, तंदूर लगाए और बहुत सारी कैंपेन्स की कि यार ये है काम करने वाले। तो मैं फिर ये अर्ज करूंगा कि हमारे मुल्क की जो इस वक्त सिचुएशन है,
तो हमें सारी कौम को, चाहे कोई जमात हो चाहे मुल्क के इदारे हों, सबको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास अब वक्त नहीं है कि हम मजीद जो है वो कर्जे पकड़ते रहें। हम मजीद जो है, आप देख लें कि इस वक्त दुनिया में आपकी हैसियत क्या हो चुकी है, कोई इंडेक्स उठा के देख लें, आप लोअर बॉटम के ऊपर हैं। सही। ठीक है, आपके बराबर में मुल्क समझते हैं कि यार हम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी की वजह से 2 मिसाइल इधर मार दें, 2 इधर मार दें, 2 इधर मार दें। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इस काबिल हैं कि हमने जवाब दे के अपने इसको क्या कहते हैं, अपनी डेटरेंस को भी बरकरार किया, अपनी इस्लामी सालमियत और खुद मुख्तारी को भी बरकरार किया। लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान के अंदर मौजूद मायूसी है, जो मायूसी नौजवानों है। के अंदर फैल चुकी है। उम्मीद हमने दिलानी है, और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने अपना मंशूर ही रोशनी का सफर रखा है कि पूरी कौम को इन अंधेरों से निकलकर सर रोशनी की तरफ तकरीबन जाना है। 50 से वो इकट्ठे 60% मिलके हो सकता है। हमारी वाइब्रेंट यूथ, आपको नहीं लगता कि वो एक सियासी जमात जो कि कहती है मैंने नुकरे लगाया हुआ है, उसके साथ उम्मीद की सहर और किरण देखने के लिए तरस रहे हैं कि 8 फरवरी का दिन आए और हम इनसे बदला लें? जी बिल्कुल, देखें, रिएक्शन मैंने अर्ज किया कि इस वक्त कौम में मौजूद है, लेकिन इस रिएक्शन को अगर आप लार्जर स्केल पे देखेंगे तो वो सिर्फ इस एक पार्टी की वजह से नहीं है, वो ओवरऑल जो 75 साल की आपकी जो सिचुएशन है उसकी वजह से मायूसी है। आप पीटीआई का ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता तो 1.5 साल परफॉर्मेंस की वजह से शायद लोग वोट ना देते। सही। तो अगर इन चीजों पे डिबेट होगी, परफॉर्मेंस के ऊपर बात होगी, तो सारी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। चलें, अब लेकिन परफॉर्मेंस के इमोशनल पॉलिटिक्स वैसे मैं हमारे यहाँ चल मंशूर रही के है, ऊपर उसका बात भी करना नतीजा चाह ही रहा था आपसे बारी बारी। पहले मैं नादिया साहबा, बहुत हो गया, 2018 से पहले वादे करवाए, वादे करते रहे, 1 करोड़ नौकरियों का, 50 लाख घर का, उसमें वादा तकमील नहीं हुआ। उसके बाद इल्ज़ामात की सियासत, और आज तक वो तो चले पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो 26 साल से 23 साल से जदोजहद में इल्ज़ामात की सियासत खान साहब अकेले इंडिपेंडेंटली करते रहे, लेकिन उसके बाद इदारों के ऊपर इल्ज़ाम, अब फिर इल्ज़ाम। आपके पास इस दफ़ा सेल करने को सिर्फ इल्ज़ाम है, या उसके अलावा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आप क्या बता सकते हैं कि हमने ये किया है, अगर इस दफ़ा भी हम आए तो हम इससे बेहतर कर देंगे? नादिया साहबा, देखिए मेरी बात सुने। हमें हमारी जब हुकूमत थी तो हमें हमारी हुकूमत को बहुत कम टाइम दिया गया। अच्छा, तो आप ये बताएं, ये भी कोरोना आ गया, वो अल्लाह की तरफ से था। आप कोरोना में जो हालात हमारे पाकिस्तान के थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बहुत बेहतर थे। हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए था, पॉलिसीज थी, हमने अभी वो चीजें स्टार्ट लेना था। अभी हमारा हुकूमत स्टार्ट ही हुई थी कि कोरोना आ गया, और उसके बाद हमने जो चीजें हमारी हुकूमत गिरा दी गई। तो आप ये बताएं, ऐसी सारी सिचुएशन में आप कैसे हमें ब्लेम कर सकते हैं कि हम बहुत कुछ किया अपने मजदूर पर। हमने यहाँ पे जो सबसे हमारा कम सकता है के लिए किसान कार्ड बनाए, जो हमारा जिम्मेदार भाई यहाँ पे शिकायत करता है। यहाँ पे हमारे पास कपड़ा, रोटी, खाने का पैसा नहीं है। अब ये बताइए भाई कैसे जाके अपना इलाज कराए। हमने उनके लिए हेल्थ कार्ड बनाए, हमने बहुत सारी कुछ हमारी नौजवान। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मेरे ख्याल से डिस्टॉर्शन आवाज़ में ही है, सिग्नल्स प्रॉब्लम। कैसर साहब, आपसे भी यही सवाल के कोई 5 ऐसे बड़े पॉइंट्स जो कि पाकिस्तानी कौम को अपने मंशूर की शक्ल में बताएं आप। देखिए, सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो तो ये है कि सूदी मुईशत का इंशाल्लाह जमात इस्लामी खात्मा कर सकती है। उसके पास एक मुतबादल पूरा तो पैसे कहाँ से लेंगे? IMF और को कैसे गुड बाय कहेंगे? IMF और कर्जा पता आपको पाकिस्तान के ऊपर कितना है? वर्ल्ड बैंक का जो इतना बड़ा 80,000 अरब रुपए के करीब जो कर्जा है, जमात इस्लामी के अलावा मुझे कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती, और सारे आजमाए जा चुके हैं कि जो इस मसले को हल कर सके। कैसे? जमात इस्लामी 62 बिल्कुल हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम है। हम ज़कात का निज़ाम लागू करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। अच्छा। VIP जो प्रोटोकॉल पे हमारे खर्चे हैं, इतने बड़े अरबों रुपए उड़ाते हैं, उसको हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक पूरा एक जुज पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। 1400 PhDs हैं जमात इस्लामी के पास, जिनके मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ शोबा जिंदगी पर काम कर रहे हैं, और हम इस पे एक मुतबादल पूरा प्लान रखते हैं जो कि कोई भी और जमात जो है अभी तक पेश नहीं कर सकी। इसी तरह 63-4% पाकिस्तान में यूथ है, मायूसी का शिकार है और मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार है, और बहुत बड़ी तादाद में ट्रेन हो रहा है। जमात इस्लामी के पास एक मुतबादल पूरा प्रोग्राम मौजूद है, उनके रोजगार के लिए भी, और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की शक्ल में, उनकी हौसला अफजाई की शक्ल में, उनकी सहूलियात और फीसों में कमी की शक्ल में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह
पूरा एक पॉइंट मौजूद है। इसी तरह हम बरामदात कम करके बरामदात जो है वो बढ़ाने का हमारे पास पूरा मंसूबा मौजूद है। हम एक ज़री मुल्क है, हम किसान दोस्त पॉलिसी लेकर आएंगे और किसानों को सब्सिडी दी जाएगी और बहुत सारे मामलात में किसानों की हौसला अफजाई की जाएगी, जिससे वो मुल्क का वाकयातन एक दस्तों बाजू जो है वो बनेंगे। इसी तरह हम अपनी जो सनत है उसको मजबूत करेंगे, सनत को सब्सिडीज देंगे और सनत हमारी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें मौजूद हैं वो भी बंद हो रही हैं और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आपके सामने है। इसी तरह हम अपनी हाथ दाखिला पॉलिसी जो है उसको पाकिस्तान को एक खुददार कौम के तौर पर सामने लेके आएंगे। ये जो कहा जाता था कि सबज पासपोर्ट को इज्जत मिलेगी, इज्जत नहीं मिली बल्कि वो उससे नीचे गया। जमात इस्लामी इंशाल्लाह इस पर अमल कर सकती है। मिसिंग पर्सन वाला मामला क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे? पाकिस्तानी जो है मिसिंग पर्सन के हवाले से जमात इस्लामी एक तवाना आवाज हमेशा रही है। हमने हमेशा बात की है। बलोचिस्तान जो है उससे हमें मोहब्बत है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन हम ऐसे अनासर को जरूर बेनकाब करेंगे जो रियासत के खिलाफ साजिशें करते हैं और किसी और जगह से फंडेड होते हैं और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी का बायस बनते हैं। हम इनका बिल्कुल तदारुक करेंगे और जो बलोची भाई हैं उनको बिल्कुल हकूक दिए जाएंगे और उनको वाकयातन जो पाकिस्तान की तरक्की है उसमें शामिल किया जाएगा और जो उनके गिले और शिकवे हैं वो बिल्कुल डायलॉग के जरिए बैठ के इंशाल्लाह जमात इस्लामी हल कर सकती है, क्योंकि जमात इस्लामी खैबर से कश्मीर तक और ग्वादर से लेकर चित्राल तक हर जगह मौजूद है और अल्लाह ताला के फजलो करम से मौजूद है और उसका एक कदकाट मौजूद है। नादिया साहबा हैं साथ हमारे? चले ताबिश भाई पहले आपसे आप भी कोई पांच पॉइंट बताएं, फिर मैं नादिया साहबा की तरफ जाऊँ। सर देखें, हमने सबसे पहले जो क्योंकि हम एक नई पार्टी हैं, पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमने एक ब्रॉड आउटलाइंस के साथ यही बताएं ना कि लोग आपको क्यों वोट दें, अगर देना चाहें तो। देखें, सबसे पहले तो हम ये फोकस करना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो एक उम्मीद की हम बात कर रहे हैं और उस उम्मीद के अंदर जब पाकिस्तान के हालात की अगर हम बात करें तो अमन हमारा सबसे बड़ा इशू है कि जब तक पीस नहीं होगा उस वक्त तक हम ना इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं, ना हमारे लोगों का ट्रस्ट बहाल होगा। जब आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन ही बेहतर नहीं होगी तो ये एक प्रॉब्लम आएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो नौजवानों की बात है, तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने नौजवानों को स्किल्स इम्पार्ट करें। हमने इस पर काम भी किया है, हज़ारों नौजवानों को हमने IT स्किल्स भी दिए हैं। AI टास्क फोर्स हम बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में कि हम पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री को, नौजवानों को मुख्तलिफ स्किल्स इस वक्त मौजूद हैं जो स्कूल लेवल से शुरू की जाएँ। इसी तरह आपकी मईशत के अंदर जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम एनर्जी का है। ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए आपको सबसे पहले एनर्जी की बहाली करनी पड़ेगी, क्लीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। आपकी ज़राअत के अंदर जो किसान इस वक्त पिसा हुआ है, कर्जे ले लेके वो बेचारा अपनी फसल वो कर रहा है, तो उसको टेक्नोलॉजी हम फराम करें, सब्सिडीज दें और किसान को खड़ा करें, क्योंकि पूरी ग्लोबल इशू इस वक्त फूड सिक्योरिटी का है और हम एग्रीकल्चरल मुल्क हैं। तो इन 3-4 चीज़ों पे जब हम फोकस करेंगे और सबसे बढ़ के फिर आखिर में ख़वातीन कि उनको सहूलियात, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। हमारे मुल्क का 49% ख़वातीन है। उनको जब हम हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कई ऐसी ख़वातीन जो घर बैठे बैठे IT स्किल्स हासिल कर सकती हैं, इसी तरह सिलाई मशीनें हैं, गली मोहल्ले की सतह पे उनको एम्पावर करना है। तो ये जब पूरी कौम मिलके, मर्द और ख़वातीन मिलके काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चलें। आप दोनों ने बातें की, अब नादिया साहब बात करेंगे, लेकिन आपने जो बातें की हैं दिल को तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन देखें ना, सूदी निज़ाम के लिए कैसर भाई ने बात की। सूदी निज़ाम पाकिस्तान इस तरह जकड़ा हुआ है कि पाकिस्तान को, मुझे अल्लाह करे इससे पहले निकल जाए, लेकिन 100 साल लगते हैं पाकिस्तान को अपना कर्जा उतारने के लिए, अगर बड़ा भी बेहतर परफॉर्म करे। फिर स्कॉलरशिप देने के लिए हम इंशाल्लाह 100 साल नहीं लगाएंगे। अमन की बात करते हैं, आपके तीनों तरफ आप जकड़े हुए हैं ऐसे मुल्कों के साथ जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, आप बनाना नहीं चाहते, बनाते हैं तो वो नहीं बनाना चाहते, वो बनाना चाहते हैं। आपकी पॉलिसीज चेंज हो जाती है, यहाँ पर रजीम चेंज हो जाता है, यहाँ पर पर्सनैलिटीज चेंज हो जाती हैं। ये भी नामुमकिन मुझे लग रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान की 8% के ऊपर है, 15 लाख लोग घर यहाँ पाकिस्तान 1-1.5 साल के अंदर छोड़कर जा चुके हैं। तो ये बातें आपकी बड़ी अच्छी हैं, इसका रोड मैप और उसके ऊपर चलना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह करे आप लोग चले। नादिया साहब आप बताइएगा, योर मंशूर कुछ है नया तो आज़ादी के अलावा पाकिस्तानियों के लिए? ये जो उन्होंने 5 पॉइंट बताए कि ये पॉलिसीज लेकर आएंगे, हुकूमत में हम लेकर आ चुके हुए हैं। अगर आप फरमाएं तो हम अपने हेल्थ कार्ड अभी लेकर आए हैं, किसान कार्ड ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं, जो ये बता रहे हैं कि हम RTP करेंगे। हम अपने स्टूडेंट लेकर आए हुए हैं,
हमने पॉलिसीज बनाई जिन लोगों के पास नौजवान भाइयों के लिए कर्जा नहीं, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी दी है, ठीक है। लोन पॉलिसीज बनाई। अभी हम ये चीजें कर चुकी हैं। अभी हमारी और भी बहुत सारी पॉलिसीज थी जो हमने लानी थी, लेकिन हमारी हुकूमत गिरा दी गई। लेकिन रियासत मदीना सानी में ये सूदी निज़ाम क्यों नहीं ख़त्म कर पाए आप? ये तो इस्लाम के मुनाफी नहीं है? कैसर भाई इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डाल सकेंगे। देखिए, इसके लिए बिल्कुल हमारी जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है और इसी तरह जो पहले भी हुकूमतें नहीं है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अनफॉर्चुनेटली हमारी मुआशी हवाले से इन तीनों पार्टियों की पॉलिसी में बिल्कुल कोई फर्क नहीं आया। और जब कोई डिक्टेटर भी हुकूमत पाकिस्तान पर कर रहा था तो यही पॉलिसी जो है वो चल रही थी, उसमें बिल्कुल रत्ती बराबर कोई फर्क नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी भी यही थी। ये कहते कुछ और थे, लेकिन अमली तौर पर ना तो इनके पास ऐसी टीम नजर आई जिसका दावा किया जा रहा था, और ना ही पाकिस्तान के मुआशी हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने इस पर बहुत सारी वर्किंग की है। जिस तरह मैंने अर्ज की कि PhDs हमारे जो हैं उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है। इंटरनेशनली जो मॉडल्स चल रहे हैं उस पर भी हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं इसमें हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, जमात इस्लामी का एक पूरा वर्किंग का वो मौजूद है। ये जो रोड मैप दो पॉलिटिकल पार्टीज ने बताया है, ये आपके मुकाबले में उस तरह से शायद पॉलिटिकल पार्टी माजी के अंदर और हाल में आप समझते होंगे कि नहीं है। बहरहाल जो उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं इसके ऊपर आपने भी यही बताया था, एक दो पॉइंट के अलावा किसी पर अमल नहीं कर पाए नादिर साहब। आपको पहले भी इसके लिए बता चुकी हूँ कि हमारी हुकूमत का दुरानिया बहुत कम था। जो पॉलिसीज ये लोग बता रहे हैं ये अभी फ्यूचर की बात करें, हम तो वो ला चुके थे, सिर्फ हमने उनके इम्प्लीमेंट करने थे, जिन पर हम ऑलरेडी काफी चीजों पे वर्क कर चुके थे। फिर कोरोना की वजह से हमें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो पूरी दुनिया के सामने है। सही, यानी आपको टाइम मजीद मिलता तो आप इसको रियासत मदीना सानी बना देते। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे थे। चलो ठीक है। ताबिश भाई, आप इस सूदी निज़ाम के ऊपर कोई बात करना चाहें जो कि जमात इस्लामी का सबसे बड़ा मोटिव है? ये खत्म हो सकता है, रियलिस्टिक है, ये तो अनरियलिस्टिक नहीं नजर आ रहा आपको? मैं अर्ज करता हूँ, देखें यकीनन शॉर्ट टर्म में शायद चीज़ें मुश्किल हों, जब आप IMF में कर्जे ले रहे हैं तो इस तरह के मसाइल आपको फौरी आप फैसला शायद नहीं कर पाते। लेकिन जब आपकी सोच होगी, बहैसियत कौम आप खुद इंसारी की पॉलिसी बनाएंगे, गैरतमंद कौमों की तरह खड़े होके अपने वसाइल को जनरेट करेंगे कि हमने अपने मुल्क से किस तरह से प्रोडक्शन को बेहतर करना है, तब जाके आप कोई बड़े मजबूत फैसले कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम अगर इस पे रियलिस्टिक बात करें तो ये है कि सबसे पहले जो हमें बेसिक काम करने वाले हैं वो हम इंशाल्लाह सेट करेंगे, और फिर बबंगे दोहल दुनिया के सामने कहेंगे कि हमें जो हमने आपको कर्जे लौटाए सूद समेत, तो वो अब हम मजीद नहीं दे सकते, क्योंकि हम उससे कई गुना ज़्यादा दे चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ उसी वक्त आएगी जब बहैसियत कौम आप पूरे मुल्क के सारे सूबों को शामिल करेंगे, जो डिस्पैरिटी है वो ख़त्म करेंगे, हर जगह कनेक्टिविटी लेकर आएंगे, तब जाके पूरी कौम मिलके अपने पाँव पे अपनी पोटेंशियल के मुताबिक जब परफॉर्म करेगी, तब जाके आप ये सारे सूदी निज़ाम को भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताबिश भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, नादिया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, कैसर साहब आपका भी। ये आपने तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का मंशूर भी देख लिया, इलेक्शन की गहमा गहमी है। बहरहाल अफसोस ये है कि उस तरह से गहमा गहमी नहीं है, क्योंकि एक पूरा फंक्शन होता है जिसमें क्रिएटिविटी भी होती है, प्रोडक्टिविटी भी होती है, एक फेस्टिवल की तरह आप इससे रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, लोगों के जो पैसे हैं वो निकलते भी हैं बाहर और बाकी सर्कुलेट भी होते हैं। बहरहाल उस तरह से नहीं है, अल्लाह करे जितने दिन हैं गहमा गहमी भी आए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।